हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अनिवार्य विषय के रूप में ग्रह विज्ञान विषय को चुना है तो आप सभी के लिए यह वायरल मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न छपने ही वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपके पास बचेंगे, यानी आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश है पहला कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करके देना है, यानी चिन्हित करना है। जिस भी विकल्प का जो भी प्रश्न होगा, उसका जो भी विकल्प सही होगा, आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं ओएमआर सीट का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो विकल्प सही होगा आप यहाँ पर गोला काला करेंगे, और इसी तरह से क्रमशः आपको प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर फिल करना है ओएमआर सीट में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा, अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसे आप ना करें, यानी कि उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर निर्देश है प्रारंभ, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप सभी लोग 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी वायरल प्रश्नों को, इस मॉडल पेपर को, वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताता चलूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यय पर नियंत्रण, व्यय अर्थात खर्च, हम अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकें इसलिए पारिवारिक बजट बनाया जाता है। आय का ज्ञान होना, यानी परिवार की आय कितनी है अर्थात परिवार की आमदनी कितनी है, इसका भी हमें ठीक प्रकार से नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, और हम क्या करना सीख जाते हैं, बचत करना सीख जाते हैं। यानी पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य हैं व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान हो जाना और बचत करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डी वाला ऑप्शन होगा, ये सभी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है, तो उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, 21 रुपये होती है।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है जो कि इस प्रकार से है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किस चीज से साफ करना चाहिए? तो जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उनको मेरे प्यारे बच्चों विम से साफ करना चाहिए। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, सजावट का क्या अर्थ है? तो सजावट का अर्थ क्या होता है? चित्रों से घर को सजा देना, या पर्दे लगा देना, या फूलों से घर सजाना, या फिर घर सुव्यवस्थित रखना। सजावट का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों घर को सुव्यवस्थित रखना। डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यदि घर सुव्यवस्थित होगा यानी जो चीज जहां की है और वह चीज वहीं पर रखी हुई है, तो इसका तात्पर्य है कि सभी चीजें सजा कर रखी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो लंबाई किसमें मापी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर में और मीटर में। लंबाई किसमें मापी जाती है? सेंटीमीटर में और मीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या HO है या HO2 है? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं लिख रहा हूँ, या H2O2 है, या मेरे प्यारे बच्चों H2O है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, और आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सकोगे, क्योंकि हमने भी संकल्प लिया है कि आपको गृह विज्ञान में 70 में 70 का स्कोर कराना है। और इसलिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जो 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% छपेंगे ही छपेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध जल से रोग हो जाता है, तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? तो अशुद्ध जल से और अशुद्ध भोजन करने से, यानी दूषित जल का सेवन करने से और दूषित भोजन को खाने से क्या होता है? हैजा रोग हो जाता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, यानी किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, डेसिबल में मापा जाता है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 जो कि छूट गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न है इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिएगा। 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो इसको मैंने सॉल्व करा दिया है, डेसिबल में मापा जाता है। इसके बाद प्रश्न अगला है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मेरे प्यारे बच्चों मनाया जाता है 19 नवंबर को। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, BCG का टीका लगाया जाता है तपेदिक या टीबी, या विकल्प में होता कौन सा रोग? क्षय रोग। यदि विकल्प में होता क्षय रोग तो भी यही सही होगा, क्योंकि BCG का टीका लगाया जाता है तपेदिक, टीबी अथवा क्षय रोग के उपचार के लिए।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो यदि हम घर में सिलाई करते हैं तो इससे हमारे समय की बचत होती है, हमारे धन की बचत होती है एवं हमारे कपड़े की भी बचत हो जाती है। प्रश्न अगला है, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनको धोने के लिए रीठे का घोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। तो रसोई घर के सबसे निकट कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए भोजन कक्ष। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब धोना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सब्जियों को धोना चाहिए क्या छीलने के बाद, या छीलने के पहले, या काटने के बाद, या प्रत्येक बार? तो सब्जियों को मेरे प्यारे बच्चों कब धोना चाहिए? छीलने के पहले ही धो लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, वायरल प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर जो था, जो कि इस प्रकार से, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो नरम व तरल आहार देना चाहिए। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, फेफड़ों में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और खंड बाकी इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 जो कि इस प्रकार से है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आने हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में। 100% की गारंटी मेरी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 जो कि इस प्रकार से है, कह रहा है बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 21 जो कि इस प्रकार से उत्तर होगा इसका, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय को संतुलित एवं नियोजित बनाना होता है। बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? परिवार के सदस्यों की आय व्यय, आय का अर्थ होता है आमदनी कितनी है, और व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च कितना है। और इस आय व्यय को यानी आमदनी और खर्च को संतुलित एवं नियोजित बनाना ही क्या कहलाता है? यानी बजट बनाने का उद्देश्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 इस तरीके से आपको लिखना है। और क्या होगा इसका उत्तर? बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं तथा बैंक खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। पासबुक में जमा किए गए तथा निकाले गए धन एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस पुस्तिका से हम पैसे निकालते हैं प्रपत्रों के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं? पासबुक नहीं कहते, चेकबुक कहते हैं। और जिस पुस्तिका में बैंक के खाते का विवरण दिया होता है और
क्या लिखा होता है कि कितना हमने धन जमा किया, कितना हमने धन निकाला है, उसे क्या कहेंगे, और ब्याज का भी विवरण दिया होता है, उसे पासबुक कहेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, शुद्ध जल के मुख्य गुण क्या हैं। तो शुद्ध जल के मुख्य गुण क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 23, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर शुद्ध जल स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन, पारदर्शी तथा एक प्रकार की प्राकृतिक चमक से युक्त होता है। इस जल में रोगों के रोगाणुओं का नितांत अभाव होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 24, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखना है आप लोगों को, वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं और इससे वायु प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ लिखिए, या 2 लाभ क्या हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25, यहाँ पर उत्तर क्या होगा इसका कि घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की प्राप्ति भी होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोच के लक्षण लिखिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 26, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर मोच आने के लक्षण इस प्रकार से हैं। पहला, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। दूसरा, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न जो है जो कि इस प्रकार से है, आप देखेंगे खंड यहाँ पर क्या है, खंड बा के अंतर्गत ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दें लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत है, जहां पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। अति लघुत्तरी का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है, चेकबुक की उपयोगिता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले। चलिए इनका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या है, खाताधारी द्वारा मांगने पर बैंक उसे चेक बुक की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए खाताधारी को अपने खाते में सदैव एक निश्चित धनराशि शेष रखनी पड़ती है। चेक बुक में चेकों की संख्या 10, 25 अथवा 50 तक होती है। चेक बुक लेते समय इसके कुल चेकों को भली प्रकार गिन लेना चाहिए। चेक बुक को सदैव सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चेक द्वारा धन निकालते समय चेक पर निकाली जाने वाली धनराशि, दिनांक व प्राप्तकर्ता का नाम भरकर खाताधारी को नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अब इस भरे हुए चेक को प्रस्तुत करने पर बैंक अधिकारी हस्ताक्षर का मिलान करता है और हस्ताक्षर मिलने पर चेक में जो धनराशि प्रस्तुत की गई होती है, यानी जो धनराशि लिखी गई होती है, वह भुगतान हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 27 का, अथवा आदर्श कुआं किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, आदर्श कुआं। तो गहरे कुओं का जल शुद्ध एवं स्वच्छ होता है। यदि गहरे कुएं को व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए तथा उसका संचित रखरखाव किया जाए तो उस कुएं को आदर्श कुआं माना जाता है। आदर्श कुएं के आवश्यक शर्तें
तथा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कुआं अच्छी भूमि में खुदवाना चाहिए। दूसरा है कुआं पक्का होना चाहिए ताकि पानी निकालते समय मिट्टी कुएं में ना गिर सके। तीसरा है कुएं के आसपास का भाग पक्का होना चाहिए जिससे आसपास का गंदा जल कुएं में गिरकर उसको दूषित ना कर सके। और चौथी विशेषता है आदर्श कुएं के ऊपर छतरी नुमा छत अवश्य होनी चाहिए जिससे धूल मिट्टी पक्षियों की दीट इत्यादि कुएं में ना गिर पाए। पांचवी विशेषता है आदर्श कुएं की प्रत्येक माह कुएं के पानी में लाल दवा डालकर सफाई करनी चाहिए ताकि कुएं के जल को दूषित होने से बचाया जा सके। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया कुआं जिससे मृदु जल प्राप्त होता है एक आदर्श कुआं माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। हेपेटाइटिस के प्रकार और लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 28। आप लोग ध्यान दें, हेपेटाइटिस नामक रोग के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं जिन्हें क्रमशः ए, बी, सी और डी तथा ई के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण हैं यकृत संबंधी रोग। हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण निम्नवर्णित हैं। पहला है पीलिया के लक्षण प्रकट होना। इसमें त्वचा तथा आंखों में पीलापन आ जाता है तथा पेशाब का रंग भी पीला होने लगता है। दूसरा लक्षण है रोग के बढ़ने के साथ साथ भूख कम होने लगती है। तीसरा लक्षण है हेपेटाइटिस रोग में व्यक्ति को उल्टियां होने लगती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला लक्षण है रोगी के पेट में दर्द होता है। और 5वां लक्षण है यहाँ पर इस रोग की स्थिति में रोगी के पेट में पानी आ जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 28 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 28 है, कह रहा है यहाँ पर 28 का अथवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर तो मैंने आपको बता दिया। बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट वह व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें किसी परिवार के एक निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का पूर्ण विवरण दिया होता है। निश्चित अवधि मान लीजिए 1 माह का समय, 1 माह में 1 महीने में परिवार की आय कितनी हुई है यानी आमदनी कितनी हुई है और परिवार में व्यय कितना हुआ है यानी परिवार के द्वारा कितना खर्च किया गया है, इसका पूरा विवरण दिया होता है। एक प्रलेख होता है जिसे क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। तो बजट के लाभ क्या हैं? बजट के लाभ निम्नलिखित है मेरे प्यारे बच्चों। पहला लाभ क्या है यहाँ पर? आय का उचित उपयोग। यदि हम बजट बनाते हैं तो हमारी जो आमदनी है उसका हम उचित उपयोग करना सीख जाएंगे। दूसरा है पारिवारिक सुख शांति। यदि परिवार के द्वारा पारिवारिक बजट बनाया गया है तो परिवार में सुख शांति की स्थापना बनी रहेगी। तीसरा है व्यय पर नियंत्रण। जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है पारिवारिक बजट बनाने के बाद, यानी पारिवारिक बजट का ये भी एक लाभ है। चौथा है बचत करना सीख जाएगा परिवार या परिवार के सदस्य। 5वां है आर्थिक उन्नति भी होगी और 6ठा है आय व्यय में संतुलन भी बना रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है। भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय, परोसते होगा, परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों? 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लें। प्रश्नोत्तर संख्या 29 आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का भोजन पकाने से पहले, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या
नहीं। अगर किसी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई हो तो अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवश्यकता से अधिक ना गल जाए, क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे साथ एवं बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए, यानी हम भी साफ हों और हमारे जो बर्तन हैं वो भी साफ हों। सफाई का विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 का अथवा है, कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है एक बार ज़रूर शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूं और आप सभी लोग वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा जो है अपना मेहनत का अंशदान करें। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कमरे में पर्दे लगाने का क्या लाभ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, पर्दे गृह सज्जा के साधन होने के साथ साथ उपयोगी भी हैं। यानी पर्दे लगाने से गृह यानी घर में सजावट बढ़ती है और उपयोगी भी होते हैं। पर्दे जहां एक और गृह सज्जा में योगदान देते हैं, वहीं इन्हें विभिन्न रूपों में उपयोगी एवं लाभदायक भी माना जाता है। पर्दे की प्रमुख उपयोगिता यह है कि ये घर के सदस्यों को एकांत प्रदान करते हैं। घर के विभिन्न भागों में लगे हुए पर्दे अंदर रहने वाले सदस्यों को शांत एवं एकांत वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ पर्दे बाहरी प्रकाश, वायु तथा ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। पर्दों की एक अन्य उपयोगिता यह भी है कि उनके द्वारा खिड़की व दरवाजों के दोषों को छिपाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 30, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। यानी हड्डी की टूट और मोच जो है दोनों अस्थियों से यानी हड्डियों से ही संबंधित हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चलिए अंतर क्या है, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। मोच में हड्डी नहीं टूटती है, बल्कि जो स्नायु होते हैं, जो बंधन सूत्र होते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है या टूट जाते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा अंतर क्या है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, यानी हड्डी की टूट जो होती है हड्डी में ही होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर यानी जो जोड़ होते हैं वहां पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। यानी हड्डी कब टूटती है, उस पर दबाव पड़ गया या चोट लग गई या किसी दुर्घटना में घायल हो गए, जबकि यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। चलिए अगला अंतर है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है। जिस स्थान से हड्डी टूट जाती है वह क्या होता है, अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है। जबकि मोच में क्या होता है, मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। यानी जहाँ मोच आएगी तो अंग नहीं लटकेगा, वहाँ पर ना तो चरमराहट ही होगी, कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अगला अंतर है, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। यह बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि रुधिर बाहर नहीं निकलता है मोच आने पर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 का अथवा
प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आप इस प्रश्न का आंसर रट लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का अथवा प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है। जो प्राकृतिक श्वसन क्रिया होती है यह सदैव और प्रतिक्षण यानी हर पल चलती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। और दूसरा अंतर क्या है, यह स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है। यानी प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वतः यानी अपने आप और अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर चलाई जाती है तथा दूसरे व्यक्ति की इच्छा एवं प्रयास पर निर्भर करती है। तीसरा अंतर है, यह स्वयं ही पसलियों तथा तंतु पट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया सदैव अन्य व्यक्तियों द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को इसमें श्रम करना होता है और उन्हीं के द्वारा यह क्रिया संपादित होती है। चौथा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है, श्वसन क्रिया जो प्राकृतिक श्वसन क्रिया होती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया स्थिति के अनुसार अलग अलग विधियों से की जाने वाली क्रिया है, जैसे कि सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि तथा लाबार्ड विधि। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 31 का अथवा रोगी को भोजन कराते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, रोगी को भोजन कराते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, भोजन सुबह सुपाच्य एवं हल्का तथा डॉक्टर की सलाह पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, योगी को प्रायः, योगी नहीं होगा यहाँ पर रोगी होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, प्रायः दिन में भोजन कराना उपयुक्त रहता है। तीसरा, सामान्य रूप से रोगी को नींद से जगाकर भोजन न कराएं। यदि रोगी सो रहा है तो उसको जगाकर भोजन नहीं देना है, तुरंत जगा दिया और भोजन दे दिया, ऐसा नहीं करना, जब वो जाग जाए तब भोजन देना है। चौथा, रोगी को निश्चित कार्यक्रम और समय के अनुसार भोजन कराना चाहिए। पांचवा, भोजन सदैव स्वच्छ बर्तनों में देना चाहिए, बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए तथा प्रयुक्त बर्तनों को ही निसंक्रमित कर साफ करना चाहिए। छठा, रोगी को भोजन कराते समय प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है ये, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोगी को भोजन देंगे और जली कुट्टी बातें भी यानी जली कटी बातें भी सुना देंगे। इससे क्या होगा, रोगी के जो है मस्तिष्क पर इसका प्रभाव होगा, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दें। अगला प्रश्न निर्देश है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। चलिए यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 32।
विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? भोजन विषाक्त यानी विषाक्त भोजन से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, इनका उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अथवा में प्रश्न है, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है? अथवा में प्रश्न है, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रामाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 34 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के धुआंधार वीडियो के माध्यम से धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम की, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।